हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 20वीं यानी कि 20 सीरीज हल करने वाले हैं और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके। और इस तरह अगर देखा जाए तो अब तक आपको 20 सीरीज मिल चुकी हैं और प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन थे। तो लगभग 500 प्रश्न तो आपको ऐसे ही मिल गए हैं सीधे सीधे, यानी कि 25 दूनी 50 यानी कि 500 प्रश्न आपको मिल चुके हैं और उनकी व्याख्या भी आपको साथ में दी गई है। हालांकि ये सीरीज आपकी परीक्षा तक जारी रहेगी क्योंकि इसमें पूरे पिछले एक साल का करंट अफेयर्स इंक्लूड है। और जो अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, मान लो 15 से 20 नवंबर तक का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो वो सब सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। बाकी जो पिछले कुछ महीनों का, जैसे जनवरी से लेकर के आपका अभी तक का, सितंबर तक का, अक्टूबर तक का है, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको शामिल किया जा रहा है। और लगता है कि इनको जो है परीक्षा में पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो उन्हीं सबको मिला करके ये सीरीज बनाई जा रही है। तो ये मान लो कि आप पूरे पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है जो आपको सीरीज मिल रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से हल करिए और व्याख्या भी पढ़ते रहिए साथ में, ताकि एक प्रश्न के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार होते रहें। ठीक है, चलिए। और सीरीज के लिए आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। आरओ की सीरीज आप लोग अभी भी ज्वाइन कर लीजिए रिवीजन के लिए, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, जीएस का भी, हिंदी का भी। तो वहाँ पर आपको 45 से 50 सीरीज मिलेंगी। और अगर आप करंट अफेयर्स पूरा साल भर का पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। और आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? अमेरिका, भारत, चीन या फिर नॉर्वे? और इसका आंसर आपका हो जाएगा चीन में। तो लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर के 2050 के लक्ष्य के साथ, यानी कि इसका ये थीम था, विषय था या लक्ष्य कह लें, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, 2050 के लक्ष्य के साथ चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ है। मतलब ये ऑनलाइन हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की जवाबदेही पर बातचीत हुई है। तो ये चीन में हुआ है। और अब देखिए अगला कहाँ पर होता है वो बताया जाएगा करंट अफेयर्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ? और इसका आंसर आपका है बीएसएफ। तो गृह मंत्रालय ने, ये मंत्रालय थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग, मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। यानी कि अभी तक ये किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जवान थे या जो इसके जो कांस्टेबल या जो भी अधिकारी होते थे, वो सिर्फ जो है बॉर्डर की यानी सीमा की सुरक्षा करते थे। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इनको और अधिकार दे दिए कि अब ये लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, और अगर इनके पास कुछ अवैध सामान या कुछ चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको ये जब्त भी कर सकते हैं। बीएसएफ अधिकारी बांग्लादेश, पंजाब व असम में गिरफ्तार लोगों की तलाशी ले सकेंगे। तो जो भी हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो बांग्लादेश से लगती हों या कहीं लगती हों, तो वहाँ पर बीएसएफ को ये पावर दी गई है गिरफ्तारी की, तलाशी की और जब्ती की। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? रूस भारत या रूस चीन, रूस जापान या फिर रूस ऑस्ट्रेलिया? और आंसर इसका हो जाएगा रूस और चीन। तो रूस चीन के मध्य यह नौसैनिक अभ्यास रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ यानी कि जापान सागर में ये जगह है, वहाँ पर संपन्न हुआ है। यह रूस व चीन के बढ़ते राजनीतिक व सैन्य सहयोग पर प्रकाश डालता है। यानी चीन और रूस का जो सैन्य सहयोग से जो भी समझौता हो रहा है या जो भी राजनीतिक चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को, क्योंकि जब साथ में अभ्यास कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं दोनों के जो विचार आपस में मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किसे पराजित कर सैफ प्रतियोगिता जीती है? भूटान, नेपाल, असम या फिर सिक्किम? और इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल।
तो भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार ये सह प्रतियोगिता जीती है। और कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल की बराबरी की है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो जो भारत के कप्तान थे वो सुनील छेत्री थे, और उन्होंने जो इतने गोल कर लिए, यानी जो लियोनेल मेसी हैं तो उन्होंने उनके इतने गोल हैं तो उनके गोल की बराबरी भी यहाँ पर उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आयोग ने हाल ही में भारत का ऊर्जा मानचित्र पेश किया है? नीति आयोग, विज्ञान मंत्रालय, पेट्रोलियम आयोग या फिर नवीन ऊर्जा मंत्रालय? देख लेते हैं आंसर इसका। तो नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र प्रस्तुत किया है। इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक GIS ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। ठीक है, तो ये जो है GIS मानचित्र है, नीति आयोग और इसरो के सहयोग से इसको प्रकाशित किया गया है। ये भारत का ऊर्जा मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 6, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है? पुष्कर धामी, अभिषेक तिवारी, नारायण दत्त तिवारी या फिर कमलजीत सिंह? और आंसर आपका है नारायण दत्त तिवारी। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुसार नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्य किए हैं, तो इसलिए ये उनके नाम पर रखा गया है। नारायण दत्त तिवारी ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं और उत्तराखंड के भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में किस अभिनेत्री को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो भी जितने एक्ट्रेस हैं तो उनकी एक फोर्ब्स ने सूची जारी की है। फोर्ब्स जो आपकी अमेरिका की पत्रिका है, एक मैगजीन है, तो ये जो है ऐसी जारी करती रहती है कई चीज़ों पर। तो इसमें आपका आंसर है रश्मिका मंदाना। तो रश्मिका मंदाना को फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रश्मिका मंदाना ने सामान्या विजय देवरकोंडा और यश राज को पीछे छोड़कर ये पहला स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस सरकार ने रोजगार बाजार 2 पोर्टल को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया है? असम सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार या फिर बिहार सरकार? तो ये रोजगार पोर्टल 2 जारी किया गया है किस सरकार के द्वारा? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने युवाओं को रोजगार संबंधित सेवाएं देने के उद्देश्य से रोजगार बाजार 2 पोर्टल विकसित करने का टेंडर जारी किया है। पोर्टल रोजगार से जुड़ी जानकारी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगा, यानी जो बेरोजगार लोग हैं तो यहाँ पर जॉब के बारे में जानकारी मिलेगी, तो मतलब पुख्ता जानकारी मिलेगी, और मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसी हिसाब से आपको जॉब भी यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, यानी कि जॉब मैचिंग मुहैया कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने कुटुंब श्री, यहाँ कुटुंब है ये, कुटुंब श्री उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए योजना बनाई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? और आंसर इसका हो जाएगा केरल सरकार ने कुटुंब श्री सहित अन्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की योजना बनाई है। यह काम सरकार स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर के करेगी। कौन सरकार? केरल सरकार। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकरण के लिए एक समझौता किया है? UAE, नॉर्वे सरकार, दुबई सरकार या फिर रूस सरकार? और आंसर इसका हो जाएगा आपका दुबई सरकार के साथ। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार और दुबई सरकार ने औद्योगिकरण के लिए एक समझौता किया है। समझौते द्वारा कश्मीर में औद्योगिक विकास की नई संभावना स्थापित होगी, यानी कि कश्मीर में औद्योगिक विकास हो, इसके लिए दुबई के साथ समझौता किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, ताकि यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में कुछ नया विकास किया जा सके, जैसे नई इंडस्ट्री या फिर प्लांट या फैक्ट्री लगाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 11,
जोनास गहन स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन या फिर स्लोवाकिया? और आंसर आपका नॉर्वे हो जाएगा। तो ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं, ये लेबर पार्टी से संबंधित हैं और यह एर्ना सोलबर्ग का स्थान लेंगे। जो अभी जो वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे की, तो एर्ना सोलबर्ग हैं। और जो नॉर्वे की राजधानी वो कहाँ पर है? ओस्लो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर को? बताइए भाई कब मनाया जाता है। और तो 17 अक्टूबर को ये गरीबी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2021 की थीम थी एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी थीम थी इसकी, गरीबी उन्मूलन दिवस की। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, जेयर बोल्सोनारो, सी जिनपिंग, ये जी लिख गया, सी जिनपिंग है, या फिर किरिल रामाफोसा? और आंसर अच्छा हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। तो इन्होंने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल रूप में की है, यानी कि सब ऑनलाइन सिस्टम हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस दौरान अफगानिस्तान संकट व आतंकवाद पर चिंता भी जताई गई है कि जो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उस पर कैसे निजात मिले। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन बने हैं जिसे दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, जॉर्डन स्पायथ, रोरी मैकइलरॉय, जीव मिल्खा सिंह या फिर टाइगर वुड्स? और आंसर आपका सही है, जीव मिल्खा सिंह जी, हमारे ये देश के ही हैं और एथलीट रहे हैं। प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले विश्व के प्रथम गोल्फर जीव मिल्खा सिंह बने हैं। यह वीजा 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को भी ये वीजा प्रदान किया गया है। अभी मैंने शायद ये पिछली कुछ सीरीज में बताया था कि यहाँ पर जो है जो गोल्डन वीजा है ना, तो वहाँ पर मतलब ये जो दिया जाता है दुबई द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी को वीजा दिया गया है तो वहाँ पर दुबई में जा करके अगर अपना कोई व्यापार करता है तो उसमें उसकी 100% स्वामित्व होता है, मतलब कि 100% मालिकाना हक होता है अगर इस वीजा के माध्यम से जाता है। तो अगर कोई दूसरा वीजा मिलता है तो फिर मतलब वहाँ पर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप या शेयरिंग करनी पड़ेगी, मतलब 100% आपका मालिकाना हक नहीं होगा, लेकिन इस वीजा के माध्यम से आपके बिजनेस में आपका 100% हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राज्य ने एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग यानी नाइट्रैक्स अनावृत किया है? महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आंसर सही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक बना है। 11.3 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक यानी नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन जून 2021 को किया गया है। तो ये मैं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर लंबा ये है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? जाइकोव डी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक? और आंसर आपका है जाइकोव डी। तो जाइकोव डी दुनिया का पहला डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन है। इसे सिप्ला ने बनाया है। यह 3 खुराक वाली वैक्सीन है। अभी जो लोग आप लोग से कोविशील्ड लोग लगवा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, तो इसकी 2 डोज लेनी है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। लेकिन जो ये जाइकोव डी है ये डीएनए आधारित वैक्सीन है और इसकी आपको 3 खुराक लेनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज लेनी पड़ेगी और सिप्ला कंपनी इसको बना रही है। नेक्स्ट, किस देश में पेपल ने अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वितरण शुरू किया है? रूस, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील या फिर तुर्की? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। तो पेपल ने अगस्त 2021 में
यूके के ग्राहकों को अब बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने की अनुमति दी है। अमेरिका के बाहर की क्रिप्टो करेंसी सेवाओं के पहले अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को चिन्हित करता है। तो ये जो है ये इसके बारे में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। मौखिक स्वच्छता के बारे में जागरूकता के लिए हेल्दी स्माइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स या फिर संस्कृति मंत्रालय? और इसका आंसर आपका हो जाएगा एम्स। तो एम्स ने हाल ही में बच्चों में मौखिक स्वच्छता यानी कि बच्चों के मुंह साफ रहें, दांत वगैरह साफ रहें, बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्दी स्माइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप इंट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट की मदद से पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एक पहल है। तो ये एम्स के द्वारा प्रारंभ किया गया ताकि बच्चों के मुंह को स्वस्थ रखा जा सके, हाइजीनिक यानी कि साफ सफाई उसमें की जा सके, साफ रह सके, इसके लिए बनाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देख ले हैं। किस देश ने शेनझाऊ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्तियों के दल को लॉन्च किया है? जापान, कोरिया, चीन या फिर नॉर्वे? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चीन। तो चीन ने शेनझाऊ 13 अंतरिक्ष यान में 6 माह के मिशन के लिए 30 व्यक्तियों का दल लॉन्च किया है। इसे लॉन्ग मार्च 3F रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह यान 6 घंटे के भीतर तिहाने मॉड्यूल के साथ डॉकिंग पूरा करने की उम्मीद है। तो ये आपको जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा? लॉन्ग मार्च 3F रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर केरल? आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें जो बेकार हो चुके टायरों और उनके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यानी टायरों से मतलब कुछ ऐसी कलाकृतियां या कुछ मतलब बनाया जाएगा ताकि वो जो है लोग खरीद सकें, तो खराब टायरों को भी यूज में लाएंगे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया से अहमदाबाद के लिए सी प्लेन सेवा ने केवड़िया से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी है। भारत में सी प्लेन सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा से केवड़िया से अहमदाबाद के बीच 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे की जगह 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। यानी कि केवड़िया जगह पता है आपको कहाँ पर है? ये जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि जहाँ पर पटेल जी की जो स्टैच्यू लगी है, तो वहाँ पर ये जो है केवड़िया जगह पड़ती है नर्मदा नदी के किनारे। तो वहाँ से अहमदाबाद अगर जाना हो तो मतलब ये 200 किलोमीटर का रास्ता है और ये इसमें 5 घंटे लग जाते हैं अगर आप बाई रोड जाते हैं। और अगर बाई सी जाते हैं सी प्लेन से सेवा से तो उसमें मात्र 45 मिनट ही लगेंगे और पूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर की यात्रा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, गुजरात में प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 22। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर या फिर IIT कानपुर? और आंसर आपका IIT बम्बई है। तो कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए IIT बॉम्बे ने ऑक्सीजन समस्या को दूर करने के लिए नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने की तकनीक प्रदर्शित की है। इससे ऑक्सीजन के संकट को दूर किया जा सकेगा। यानी कि जो जनरेटर नाइट्रोजन बनाता था उसको कन्वर्ट कर दिया गया, अब वो ऑक्सीजन बनाने लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छी पहल थी उस समय, चूंकि आप देखते थे कितनी मतलब दिक्कत परेशानी थी, एकदम से मारामारी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई इसी के चलते। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व युवा कौशल विकास दिवस 2021 का विषय क्या था यानी थीम क्या थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर सही देख लेते हैं। ये थी रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो 15 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, यानी विश्व युवा कौशल दिवस विकास दिवस मनाया गया। 2021 में विश्व कौशल विकास दिवस की थीम थी रिमेनिंग
रीइमेजिंग, यहाँ पर गलत लिख गया, रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल का विकास करना है। यहाँ पर कौशल का विकास करना कुल मिला के इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो मैंने पीछे बताया उसको आप चाहे तो नेट पे चेक कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट वर्ड मिल जाएगा कि उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में कहीं ध्यान नहीं दे पाते जल्दबाजी में, तो ऐसा हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कानपुर, आगरा, मेरठ या फिर लखनऊ? और आंसर आपका है मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कहाँ पर? ये मेरठ के पास एक जगह पड़ती, सरधना। तो मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 का अनुमोदन कर दिया है। तो इसके तहत अब जो है ये खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा, यूपी का पहला होगा, मेरठ के सरधना में बनेगा ये। और आज का लास्ट का क्वेश्चन, आप लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा? बनारस, चंदौली, प्रयागराज या फिर लखनऊ? तो बताइए कहाँ पर किया जाएगा, आंसर दीजिए फटाक से। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपने जो है अभी तक अगर उसको पढ़ा है या कहीं से इसका आपको जानकारी है, या मतलब आप गैस करते तो आपका गैस कितना सही रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण या निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, किस शहर में, यूपी के? और इसका आंसर कमेंट आप लोग का हो गया, कर लीजिए जल्दी से। और वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जल्दी सीरीज आपको अगली वाली मिलेगी, बाकी करंट के टॉपिक भी आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे जो बचे हुए हैं। और आंसर आपका यहाँ पर बनारस। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची, 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में किया। वाराणसी स्थित पंडित दीनदयाल की यह प्रतिमा इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी कि अभी तक जितनी भी इनकी प्रतिमाएं लगी हैं या जितने भी इनके स्टैचू लगे हैं, ये सबसे ऊंची है अभी तक की, जहां जो कि बनारस में लगाई गई है। ऊंचाई इसकी आपकी 63 फीट है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की सीरीज ये थी। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और फिर मिलता हूँ अगली सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।